Hello everyone, this is Pratik. How are you all? So guys, before this, I guess you must have watched the basic two videos of economics of first chapter, right? अभी हम आज बात करने वाले हैं हार्डकोर पार्ट की अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स की, उसके इम्पोर्टेंस की एंड ऑफ कोर्स उसके स्कोप की. अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत 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 ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा. एक बार फटाफट रिकैप करते हैं हम लोगों ने अभी क्या किया इसके पहले वीडियोज़ में. इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हम लिया था. So microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a million part. The term micro is derived from the Greek word macros, which means large. तो ये चार्ट देखा था हमने, microeconomics micros, macroeconomics macros, small और a million part और a large. ये इसका मीनिंग निकल के आता है. फिर इन भाई साहब के बारे में पढ़ा था, that is Ragnar Anton Kittelfresh 1895 and 1973. उनकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटीज़ हमने पढ़ी थी. ठीक है, फिर सीक्रेट हिस्ट्री में जानी थी. माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड इन एग्जिस्टेंस है, फर्स्ट अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन ये डेवलप सेकेंड है, ये डेवलप फर्स्ट है. ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल. उनकी किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो आई थी, राइट, याद है सबको. और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो फर्स्ट इन एग्जिस्टेंस में आया, बाद में डेवलप्ड हुआ है. इनको जो डेवलप किया है वो लॉर्ड केन्स ने, और इनकी जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में. ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस करी थी. फिर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो मीन स्मॉल और अ पार्ट ऑफ अ थिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी. इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, और द प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर. ये सारी की सारी बातें हमने कर ली थी, राइट. चलो, एक्शन भी देख लिया था, बिहेवियर भी देख लिया था, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. तो अभी आइए आगे चलते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. तो बेसिकली 3 प्रकार का स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स से देता है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. एकदम फटाफट इसको समझते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली समझते हैं. थ्योरी ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन करने के लिए हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होगा. बच्चा लोग, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका जो डायनामिक इन डेप्थ है वो कहाँ तक है. बिकॉज किसी भी चीज़ का स्कोप पता लगाते हो ना, आपको पूछो ना CA करना है, CS करना है, इसका स्कोप क्या है, इसको मतलब व्हाट यू कैन डू इन डिटेल विद दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट. सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर मतलब प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमें करना ही है, किसका यूज़ करके? माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर की प्राइसिंग डिटरमाइन करनी है, किसका यूज़ करके? माइक्रो इकोनॉमिक्स का. एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. आइए पढ़ते हैं. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर 2 है, एक डिमांड एनालिसिस है और एक सप्लाई एनालिसिस. सिंपल सी शब्दों में अगर बात करूँ तो ये है और ये है. ठीक है, ये है कंज्यूमर और ये है सप्लायर, ठीक है. तो कंज्यूमर क्या सोचता है भाई? कंज्यूमर क्या सोचता है? पहली बात तो कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड करता है. क्या करता है? डिमांड. और सप्लायर क्या करता है? सप्लाई करता है. तो देखो दोनों के चेहरे के ऊपर लिखा है हमने, एक लिखा है सप्लाई एनालिसिस, एक लिखा है डिमांड एनालिसिस. तो कंज्यूमर क्या सोचता है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा प्राइस उतना कम डिमांड, और जितना कम प्राइस उतना ज़्यादा डिमांड. ये सिंपल सा बिहेवियर है किसी भी कंज्यूमर का. वैसे सप्लायर क्या करेगा? जितना प्राइस ज़्यादा उतना सप्लाई ज़्यादा, जितना प्राइस कम उतना सप्लाई कम. ये किसका थिंकिंग है? ये सप्लायर का थिंकिंग है. बात समझा? तो यही हम लोग को किस में सीखना है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर, बराबर है. फिर हमें यहाँ पे क्या सीखना है? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इसमें क्या सीखना है? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग में कितने फैक्टर होते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल. अगर सिंपल फॉर्मेट में बोले, लैंड से मिलता है रेंट, लेबर से मिलता है वेजेस, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट. सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की जो प्राइजेस है, कॉस्ट है, वो हम लोग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर सीखने वाले हैं. एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अभी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब जितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ कर पाओ आपके अवेलेबल रिसोर्सेज का उतना बेटर है, उतना आपका कॉस्ट बचेगा. एफिशिएंसी इन कंजम्पशन बोले जाए तो जितना ज़्यादा आप
अच्छी तरीके से सेटिस्फैक्टरली अगर आप अपने चीज़ों को कंज्यूम कर पाओगे, दैट इज़ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब होता क्या है बेसिकली, मेरे पास 10 रुपये मुझे बहुत सारी चीज़ खरीदनी है, उसमें से मैं कोई एक चीज़ खरीदूंगा जिसमें से मुझे प्रॉफिट जो यूटिलिटी है, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है, मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये के लिए 10 चीज़ सामने है, लेकिन मैं 10 के 10 चीज़ नहीं खरीद सकता ना, उसमें से मुझे 1 या 2 ही खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को मुझे सेलेक्ट करना ताकि मेरा एफिशिएंसी जो है कंजम्पशन में वो बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, अब एक नॉर्मल रैशनल एग्जांपल दे दिया मैंने। अगर दूसरा एग्जांपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जांपल बताऊं तो जितना मटेरियल है उतना प्रोडक्शन के लिए मुझे कैसे यूज़ करना है वो भी कंजम्पशन का एक पार्ट बन के आता है। ठीक है, सो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब आप ऐसे गुड्स बनाओ जो सच में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं लोगों को, एंड जिसमें सबसे ज़्यादा वेलफेयर जो है वो पब्लिक का होता है, कंज्यूमर का होता है, एंड सेम टाइम पे सप्लायर का भी बेनिफिट जो होने वाला है। तो ये रहा आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे आराम से। देखो यहाँ पे चार्ट बनाया है इन्होंने। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये तो कॉस्ट है ना, ये तो सब पैसा है, राइट। रेंट किसके ऊपर मिलता है, लैंड। वेजेस किसके ऊपर मिलते हैं, लेबर। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, कैपिटल। प्रॉफिट, एंटरप्रीनियर। ठीक है, और इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर 3, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आइए देखते हैं आराम से इसको। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या लिखा है बच्चों, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस बच्चा कितने हैं यहाँ पे, मार्केट फोर्सेस सिर्फ 2 होते हैं, कभी भी याद रखना। मार्केट फोर्सेस 2 हैं, कौन से, एक डिमांड और एक सप्लाई। एक डिमांड और एक सप्लाई, देखो आगे बोला भी है, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न किससे है, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब किसका चेहरा आएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। बच्चों बोलो क्या कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, प्राइस सबसे हाई, डिमांड सबसे कम, प्राइस सबसे कम, डिमांड सबसे हाई, यही तो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है बोलो, प्राइस हाई, सप्लाई हाई, प्राइस कम, सप्लाई कम। क्यों ऐसा, बिकॉज उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा प्राइस पे वो ज़्यादा बेचेगा, कम प्राइस पे वो कम बेचेगा, सिंपल। तो ये पहला आ गया आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड निकल के आता है आपके यहाँ पे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या निकल के आएगा, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, प्रोडक्शन प्रोसेस में। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। अभी फैक्टर रिवॉर्ड्स मतलब कौन से हैं, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। ये उसके क्या है, रिवॉर्ड्स है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड्स है किस फॉर्म में होंगे, देखो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर्म में होंगे। दैट्स इट, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इसको कर लेते इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करो तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला किस में आएगा वो काम, आपके जितने भी रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर में अलोकेट करो। एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज is attained when it result in a maximization of satisfaction of the people। ठीक है, जितना ज़्यादा आप जो प्रोडक्ट यूज़ करवा के दे रहे हो, आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा के दे रहे हो, उससे पब्लिक का कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, उस प्रकार से हम लोग को सारी प्लानिंग करनी है। तो इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन द कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इन अ प्रोडक्शन में क्या लिखा है, एफिशिएंसी इन अ प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जितना रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उसको ऐसा यूटिलाइज करो, ऐसा यूटिलाइज करो ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकले। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर इसके बाद efficiency in the consumption. Efficiency in the consumption means the distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize the total satisfaction of the society। जो मैंने बात कही थी आपको,
बेसिकली एफिशिएंसी एंड कंजम्पशन दोनों मामले में हो सकता है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के मामले में, लेकिन वो एफिशिएंसी और प्रोडक्शन में पॉइंट कवर हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो पब्लिक को जो गुड्स दोगे उसके वजह से आपका बेस्ट सेटिस्फेक्शन निकल गया है, मतलब पब्लिक कोई गुड्स आपसे खरीदा तो वो पब्लिक पूरा का पूरा उस पर सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसे गुड्स आपके होने चाहिए। एंड तीसरा, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा चाहिए वो गुड्स बनाओगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। बात समझा? तो ये रहा पूरा स्कोप। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्कोप में 3 पॉइंट है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 खोपड़ी का पढ़ाई करना है, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब कंज्यूमर, सप्लाई एनालिसिस मतलब सप्लायर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो रिवॉर्ड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में होते हैं, उनका जो कैलकुलेशन है वो भी हमें पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके। एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एफिशिएंसी प्रोडक्शन, जितना माल अपने पास अवेलेबल है, जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसको मैक्सिमम वे पे यूटिलाइज करो ताकि अच्छा आउटपुट निकल के आए। कंजम्पशन, इतना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो तो पब्लिक का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ऐसे गुड्स प्रोवाइड करो जो सबसे ज़्यादा डिजायर्ड हो, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड में हो, पब्लिक सबसे ज़्यादा उस चीज़ को चाहती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी शोज दैट basically microeconomics theory shows under what condition this efficiency are achieved. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory. किस तक complete है उसका, तो उसका जो limitation है वो प्राइस थेरी तक लिमिटेशन है। एंड रिसोर्स अलोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड है, कहाँ तक? प्राइस थेरी एंड रिसोर्स अलोकेशन तक। इसके बाद का जो एरिया है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होता है। माइक्रो में क्या कवर होगा? प्राइस थेरी एंड रिसोर्स अलोकेशन। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। ये होल इकोनॉमी के बारे में आपको नहीं पढ़ाएगा। ये क्या पढ़ाएगा? दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी द नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, पॉवर्टी वगैरह, इस सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं देगा। वो थेरी ऑफ ग्रोथ, थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ माइक्रोनॉमी। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है जो नेशनल लेवल पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डील करेगा प्राइस, थ्योरी ऑफ अलोकेशन, कितना प्राइस डिसाइड करना है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, सप्लायर का बिहेवियर क्या है, मार्केट फोर्सेस कैसे काम करते हैं। ये जो इंडिविजुअल स्टडी है ना, इंडिविजुअल स्टडी, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताएगा। पक्का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा है? पक्का श्योर? ओके। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना बच्चों ये पॉइंट, और ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला एक पॉइंट क्या निकल के आया? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। गाइस देखो, ये पूरा इकोनॉमी है, ये पूरा इकोनॉमी है। हम लोगों को क्या करना है? इसको टुकड़े में बांटना है। क्या करना है? इसको टुकड़े में बांटना है और इसका इंडिविजुअल स्टडी करना है, अलग अलग टुकड़ों में स्टडी करना है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, सब इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। याद हो जाएगा? पक्का? इजी है, समझ गया? पहले समझो, बाद में उसको याद कैसे करना है वो बाद में देख लेंगे। थेरी प्राइस, दैट इज अ प्राइस थेरी। प्राइस थेरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स। किसके साथ डील करेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बराबर ना? थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थेरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, दोनों पार्ट हमने देख लिया था। हेंस इट इज नोन एज अ प्राइस थेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज प्राइस थेरी। प्राइस थेरी क्यों कहते हैं, समझा कि नहीं? बिकॉज इसके वजह से हम लोग डिटर्मिनेशन सीखते हैं प्राइस का। किसके प्राइस का? प्रोडक्ट प्राइस का एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस का। ये समझा? पक्का? ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या है ये? पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी याद रखना, हम लोग जो ये चैप्टर जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करके जो भी हम लोग डिसीजन देते हैं प्राइजेस का, वो ना पूरे सारे फैक्टर कंसिडर करके नहीं होता है। मतलब समाज में ये इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ आपका प्राइस मैटर नहीं करता, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोग ये चैप्टर में क्या करते हैं? प्राइस, ये जो फैक्टर है इसको चेक करके हम लोग डिमांड या फिर सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। तो ये पार्शियल है, ये पूरा नहीं है, ये जनरल नहीं है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है। याद रखना। देखो पॉइंट में क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? पहले तो उन्होंने इक्विलिब्रियम का मतलब समझा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, मतलब समानता।
माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद partial equilibrium which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry etc. इसके वजह से क्या होता है, हम लोग ये सारे चीज़ों को जो है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, इन सबको हम लोग ना अलग अलग कर देते हैं। बाकी इकोनॉमिक के जो इफेक्ट है, एक्सटर्नल इकोनॉमी के इफेक्ट है या कुछ मल्टी लेवल ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, वो इफेक्ट का असर नहीं पड़ने देते। तो हमने इसे लिखा है इट आइसोलेट्स, मतलब एक अलग, एक सिंगल, इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। आइसोलेट मतलब इसको एक अलग कोने में लेके जाते हैं और अलग से इसका स्टडी करते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक्स के जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो इसके ऊपर कभी असर नहीं पड़ते। आप जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखोगे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब बाकी सब चीज़ें कॉमन है, वो कभी चेंज होने वाले नहीं। ये अजम्पशन ही लेके चलते हैं अपन, ये अजम्पशन है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको सेटेरिस पैरेबस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेटेरिस पैरेबस, आएगा आगे। तो ये अजम्पशन के कारण जो इक्विलिब्रियम निकल के आता है वो पूरा जनरल इक्विलिब्रियम नहीं निकल के आता, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम निकल के आता है। जो भी आप निर्णय दे रहे हो वो पूरा कंसिडरेशन से नहीं आया है, वो पार्शियल है, वो आधा ही है। बिकॉज हम लोग पार्ट ही, मतलब हमने फैक्टर ही आधे कंसिडर किए, तो डेफिनेटली पूरा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी निर्णय आते हैं वो सब पार्शियल इक्विलिब्रियम होते हैं, बिकॉज बाकी के सारे फैक्टर हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसको इंडिपेंडेंटली इक्विलिब्रियम निकालते हैं उसका, ठीक है। दैट इज़ अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। फिर बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, तो मैंने बताया था अजम्पशंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे अजम्पशंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मैंने बताया था, दैट इज सेटेरिस पैरेबस। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चा लोग, क्या है? सेटेरिस पैरेबस, मतलब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिर लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब हम लोग अज्यूम करते हैं कि सारी चीज़ें। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, एकदम तोड़ वाला कंपटीशन है, कट टू कट। लेजिस फेयर पॉलिसी क्या बोलता है? मार्केट में कैपिटलिज्म होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे इकोनॉमी के अंदर, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है इतना। फिर प्योर कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म मतलब सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे लोगों को जॉब मिल चुका है, ये सब हम लोग अज्यूम करते हैं एंड उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो ये डिज़ाइनिंग जो है, जो हम लोग पार्शियल बेस पे करते हैं, अजम्पशन करके करते हैं डेफिनेटली, तो ये सारे फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस है वो तो आने वाला है नहीं, आगे जाके धीरे समझेगा कि ये पॉइंट क्या है। लेकिन अभी इतना बस समझ लो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशंस लेंगे तो ही आपका लॉ फुलफिल होगा, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये अजम्पशंस के कारण जो भी हम लोग निर्णय लेके आते हैं वो निर्णय पूरा नहीं होता, वो पार्शियल हो जाता है। तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये जो दोनों पॉइंट है, तीसरा एंड फोर्थ है, ये कनेक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है, ये कनेक्टेड पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता विद फंडामेंटल अजम्पशंस, दैट इज़ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इसको सेटेरिस पैरेबस बोलेंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, देन बहुत सारे फैक्टर्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन हो गया आपका, लेजिस फेयर वाला हो गया, फिर प्योर कैपिटलिज्म हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर आएगा स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड हम लोग पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों में बांटते हैं, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। जैसे पूरा नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम ये पूरा वाटरमेलन है, उसको टुकड़ों में क्या बांटेंगे? इंडिविजुअल इनकम। पूरे देश का डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, उसको टुकड़ों में बांट के क्या करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। बात समझा? तो हम लोग क्या करते हैं? सारे मेथड को स्लाइस करते हैं, सारे इकोनॉमी के स्टडी को स्लाइस करते हैं, इसके लिए इसको स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज अ स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आ रही है फिर से, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कुछ दिया है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये बड़ा कलिंगड़ है, बड़ा वाटरमेलन है, उसको डिवाइड करके हमने क्या किया? इंडिविजुअल इनकम की स्टडी की, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल आया। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, किस में से? एग्रीगेट डिमांड में से। जो मैंने दो एग्जांपल दिए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब क्या है? हम लोग है ना
क्या अज्यूम करते हैं कि मान लो एक फैक्टर है प्राइस, ये फैक्टर के चेंज होने के कारण, डिमांड में क्या चेंज आएगा या सप्लाई में क्या चेंज आएगा, इसका स्टडी करते हैं, बेसिकली चेंज का स्टडी करते हैं। चेंज ये ट्रायंगल में दिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में, याद रखना, दिस इज नोन एज चेंज ट्रायंगल। तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी पढ़ाई हम लोग इसमें करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। चेंज को रेफर करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। देखो, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। क्या है ये? की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या चेंज निकल के आया टोटल में, किसके वजह से, एक एडिशनल यूनिट के वजह से क्या टोटल में चेंज आया है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। तो देखो जितने भी चेंजेस आते हैं वेरिएबल के थ्रू, वो हम लोग पढ़ने मिलते हैं। दैट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जैसे बोला ना, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब कौन सा डिसीजन, प्रोड्यूसर कौन सा डिसीजन लेंगे, सप्लाई का, कंज्यूमर कौन सा डिसीजन लेंगे, डिमांड का, वो हो गए इनके इकोनॉमिक डिसीजन, इसी बेस पे लेते हैं, बराबर कि नहीं। ओके, देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। अभी ये क्या होता है, इसका पूरा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखना अभी कुछ प्रकार के अलग अलग मार्केट्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे प्राइजेस सेम है, सारे प्रोडक्ट यूनिक है, यूनिक मतलब सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, और लेकिन उसकी डिज़ाइन वगैरह सब अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो अभी बोला ना एग्जांपल, प्रोडक्ट सेम है, लाइक पेन है तो पेन, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है, वो एग्जांपल मैंने बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन मतलब मान लो मेरा एप्पल पेंसिल है, एप्पल पेंसिल सारी दुकान में एप्पल पेंसिल मिलता है, तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। उनके बीच में जो होगा वो परफेक्ट कंपटीशन है। एप्पल पेंसिल, सैमसंग पेंसिल, चाइना पेंसिल, रेडमी पेंसिल, अभी पेंसिल है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है, तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली मतलब एप्पल एक ही है जो पेंसिल बेचता है पूरे वर्ल्ड में, एप्पल की पेंसिल एक ही है, उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सब्सिट्यूट नहीं है, उसको मिलेंगे मोनोपोली। ओलिगोपोली मतलब हाथ पे गिनने वाले इतने मार्केट, हाथ पे गिन सकते हैं इतने बिजनेसेस, जैसे रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारे एग्जाम्पल से मार्केट की हो गए। डिटेल में पढ़ना है, अभी बस जो मैंने बताया उस पर थोड़ा बहुत समझ लो, बिकॉज हम लोग को ज़्यादा कुछ इसके अंदर लिखना नहीं है। और फिर लास्ट इसका फीचर निकल गया था लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब डेफिनेटली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा देश कवर नहीं करता ना, वो इंडिविजुअल पार्ट कवर करता है, इसके लिए इसका जो स्कोप है वो थोड़ा क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए है, बराबर। देखो, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू द इंडिविजुअल यूनिट्स। कहाँ तक लिमिटेड भाई साहब? टू द इंडिविजुअल यूनिट। It does not deal with the nation-wide economic problem, like inflation से डील नहीं करता, फिर डिफ्लेशन से डील नहीं करता, बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील नहीं करता, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब से वो डील नहीं करता। तो इन सब से डील कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन डील करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझा? तो फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, स्लाइसिंग मेथड, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्कोप। ये 8 पॉइंट आपके फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग को प्राइस डिटर्मिनेशन समझ में आता है कि कितना प्राइस रखे चीज़ों का। अभी जो ये क्वेश्चन है ना सर, कैसे डिटरमाइंड होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला है कि कैसे प्राइस डिटरमाइंड होती है। अभी के लिए ये समझ लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसीलिए इसके वजह से हम लोग प्राइस को जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। 2 प्रकार के प्राइजेस, देखो 2 थ्योरी है ना प्राइजेस की, प्रोडक्ट थ्योरी एंड फैक्टर थ्योरी। तो प्रोडक्ट की भी प्राइस बताएंगे एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी प्राइस ये बताएंगे। ठीक है, मतलब इससे हम लोग निकाल सकते हैं बेसिकली। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसमें क्या लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग फॉर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या पता चलेगा आपको कि इकोनॉमी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट डिपेंड करती है। डिमांड ज़्यादा तो मार्केट बहुत अच्छा है, सप्लाई ज़्यादा तो मार्केट बहुत गंदा है, तो वो समझ में आता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, ये जो प्रोडक्शन के क्वेश्चंस है
जो प्रोड्यूसर के दिमाग में आते हैं। क्या क्वेश्चंस है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो इंडिविजुअल्स जो डिसीजन लेते हैं वो अपने अपने लेवल पे लेते हैं, तो उसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट टू प्रोड्यूस मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके पता चलते हैं। सो how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेड, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी अफेक्ट करती है आपकी किसी ट्रांजैक्शन को, जैसे फॉरेन करेंसी का डॉलर अब अपग्रेड हुआ है या लो ग्रेड हुआ है, मतलब रिवैल्यू होके मतलब बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उससे भी आपके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको समझ में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी की वजह से। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इज एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, जो भी चेंज होगा कि अगर बढ़ गया डॉलर तो क्या होगा, कम हो गया डॉलर तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती है। ऑफ एनी टू कंट्रीज़ गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता लगा सकते हैं, बिकॉज ये इंडिविजुअल स्टडी है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, येस आप डिसीजन ले सकते हो बिजनेस के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने में काम आता है। ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, it has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concept, terminologies, tool of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. तो ये important line है, economics models are built using various economic variable. तो economic variable कितने प्रकार के, ये तो पूरा economic में बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, business decision। अरे बेसिकली ये पॉइंट कुछ बच्चों बोलते हैं सर ये पॉइंट बताओ फिर से। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या होता है? हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस टर्म्स या अलग अलग प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को दे पाएंगे। बेसिकली अलग अलग प्रकार के स्ट्रैटेजी हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि हम लोग बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाए इकोनॉमी को समझ के, ऑफकोर्स, राइट। फिर आता है आपका बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन क्या होता है? बिजनेस डिसीजन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने में बेचना है, राइट। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में तो दोनों आता है, प्राइस एंड प्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी कॉस्ट आती है। तो डिफाइन करने में आपको बहुत ज़्यादा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प होगी। एक्सक्यूज मी। माइक्रो इकोनॉमिक्स थेरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। These decisions are related to the determination of cost of production. Cost of production से related होगा ये। Determination of price of goods, maximization of output and profit etc. तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या है डिसीजन ले पाओगे। कौन सा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, प्राइस ऑफ गुड्स कितने रखे, कितना मैं मैक्सिमम आउटपुट करूँ ताकि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। ये सारे डिसीजन जो है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके कर सकते हो। यूज़फुल टू द गवर्नमेंट, ऑफकोर्स गवर्नमेंट को क्यों यूज़फुल होगा कि मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट को पता चलता है कि पब्लिक इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट टैक्सेस में अपना अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ ट्रेंड लाए, टैक्सेस बढ़ाए या टैक्सेस कम करे, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में भी आसानी बढ़ती है। गवर्नमेंट को समझता है बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करके गवर्नमेंट्स पता लगा सकती है। It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, pricing policy, etc. तो गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसी डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट होगा। कौन सा टैक्सेशन पॉलिसी, कितना टैक्स रखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब होता है क्या? गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट करती है वो पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करती है, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो कैसा खर्चा करना है, ज़्यादा खर्चा करना है या नहीं करना है। प्राइस पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन पॉलिसी, या फिर कैसे अलग अलग प्रकार के प्राइजेस आपको जो गवर्नमेंट पब्लिक को जो गुड्स देता है उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट ले पाएगा। दिस पॉलिसीज हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल्स और ऑफ एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होगा, सबसे मेन जो रीज़न है, हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो सोसाइटी का कर पाएंगे। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब
इकोनॉमिक के माध्यम से, लाइक अभी जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है गवर्नमेंट उसको देगा 10 रुपये में। जैसे भी चावल एंड गेहूँ जो है वो राशन के शॉप पे आपको जो नॉर्मल बाहर 25 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है वो 2 रुपये किलो के हिसाब से राशन शॉपकीपर जो है वो आपको देता है। अभी ये प्राइस किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। किसके आधार पर? डेफिनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता किसका है? सब लोगों का होता है या इंडिविजुअल का होता है? यस, इंडिविजुअल का होता है। तो इंडिविजुअल स्टडी करेगा तो पता चलेगा ना गवर्नमेंट को कि प्रत्येक इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, हर एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, उसकी जो नीड है वो भी समझ में आएगी, राइट। एंड देन लास्ट इसका इम्पॉर्टेंट है वो बेसिक वेलफेयर, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें क्या लिखा है? Microeconomics explain how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation। वही बात फिर से हो गई, optimum utilization of resources and its best allocation। ये जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा optimum utilization करो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा एंड ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड सेकेंड जो है, जो अपने पास अवेलेबल है उसका बेस्ट टू बेस्ट अलोकेशन करो, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। इट इज़ ऑल्सो स्टडीज़ हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। ये भी पढ़ाई होती है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये गवर्नमेंट ने मान लो 10% से प्राइस बढ़ा दिया या 5% से टैक्स बढ़ा दिया या 100 रुपये से टैक्स बढ़ा दिया, तो पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर कैसा अफेक्ट करेगा, इसका भी स्टडी पैटर्न जो है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स देगा। तो ये सारी प्रकार के इंपॉर्टेंट्स एंड फीचर्स हमने देखी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप, उसके फीचर्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस। एंड फिर लास्ट में ये डिस्टिंग्विश करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर सम अप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार लिखिए, जितना हमने लिखा है उसको बुक में लिखिए, तब जाके ये अच्छी चीज़ें लर्न होंगी। बिकॉज है तो बहुत ईजी, आराम से उसको फिर से एक बार देखिए वीडियो को, तो 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो वैसे ही वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप लिखोगे तो कंपलसरी परमानेंट के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एटलीस्ट जब तक आपकी एग्जाम में, तब तक तो आपका बैठ ही जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, लिखें, प्रैक्टिस करें और जीतें। बाय बाय।